बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अभी मोहसिन नकवी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या वो एक तकरीब में खिताब था, कुछ सहाफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, उसका रोला पड़ा हुआ था। तो DGISP आए, उन्होंने भी बातचीत की। ज़रा पहले आप नुकात देख लीजिए। एक तो मैं आपको बताऊँ, उसकी वो साइड है जहाँ पे वो बताते हैं कि हमने इतने ऑपरेशन किए, इतने दहशतगर्द मार दिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने लोग शहीद हो गए। तो वो बहुत ज़्यादा तफसीलात में जाते हैं। मोटी बात यह है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फ़हरिस्त में सफ़े अव्वल पर है। यानी दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क इस खत्ते में तो ख़ास तौर पे नहीं है जो दहशतगर्दी में पाकिस्तान से ज़्यादा मुतासर हो। इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हालात अफ़गानिस्तान, इराक, शाम, यमन और इस तरह के दीगर जो ममालिक मुतासरा ममालिक हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, या आप सूडान भी समझ लीजिए, पाकिस्तान के हालात उन ममालिक से भी बदतर हैं दहशतगर्दी के मामलात में। तो पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, दहशतगर्दी के मामलात बहुत ज़्यादा फैल गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का पूरा ऑपरेटस इसमें नाकाम हुआ है। कामयाबी होती तो आज हम दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में सबसे आगे ना होते। एक तो उन्होंने इसके ऊपर बात की, तो इस पर वो बहुत डिटेल्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं जाके। जो मोटी बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो DGISPR ने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो स्टेटमेंट दिया वो उनकी ज़ाती राय है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मोहसिन नकवी की ना कोई ज़ात है और ना कोई ज़ाती राय हो सकती है, ना उनकी कोई औकात है। वो सिर्फ़ और सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुक़दारी की वजह से चेयरमैन PCB हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी वो बने रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो पाकिस्तान में, आप ये समझ लें, वज़ीर आज़म से ज़्यादा इख्तियारात मोहसिन नकवी के पास हैं। वो एक सियासी नुक्ता नज़र हो या बाकी चीज़ें हो, आसिम मुनीर की हर जगह पे नुमाइंदगी करते हैं। तो जो उन्होंने कहा वो आसिम मुनीर ने ही कहा और यही समझा जाएगा। अगर मोहसिन नकवी अपने से 4 जुमले बोल देता तो नून लीग लितर मार मार तबाह कर देती। लेकिन नून लीग ये जानती है कि ज़बान किसी और की है, अल्फाज किसी और के हैं, लिहाजा नून लीग ने मोहसिन नकवी को जवाब देने की जुर्रत भी नहीं की। गवर्नेंस के मामले पे DGISPR ने कहा कि गवर्नेंस इंतहाई अहम और संजीदा मौजू है। गवर्नेंस जमूद का शिकार नहीं रह सकती। गवर्नेंस कैसे लानी है, कौन सी इस्लाहात करनी है, किस सिमत जाना है, ये फैसला सियासी जमातों और सियासतदानों ने करना है। फिर सियासतदानों और रहनुमाओं से दरख्वास्त करता हूँ कि कौम को शऊर दें, कौम को मज़ीद कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो DGISPR साहब, आप होते कौन हैं सियासतदानों को या रहनुमाओं को मशवरा देने वाले? आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आपको सियासी बात ही नहीं करनी चाहिए, आपको शऊर की बात ही नहीं करनी चाहिए। आप अपनी नौकरी करें चुप करके वहाँ पे सर फेंक के। आपका सिक्योरिटी का काम है, आप जाएं जाके अपना सिक्योरिटी का काम देखें। वहाँ पे लगातार दहशतगर्दी बढ़ रही है, बजाय इसके कि आप हमारे सवालों के जवाब दें, आप हमें मशवरे दे रहे हैं कि मुल्क कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना। भाई वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, आसिफ जरदारी, ये लोग खुद ही तय कर लेंगे इन्होंने मुल्क कैसे चलाना है। आप मेहरबानी करके सिर्फ अपना काम करें, आपका बनता नहीं है। आप कौन होते हैं कि आप मुदाखलत करें? और आपके मुताबिक शऊर की तारीफ क्या है कि जूते पॉलिश करेगा वो शऊर है? जो नौजवान शऊर की बात करता है, जो सवाल करता है, उसको उठा लिया जाता है, उसके घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाता है। कश्मीरियों के शऊर की तौहीन आपके सामने है, मारंग बलोच का शऊर आपके सामने है, इसी तरह ईमान मजारी का शऊर आपके सामने है। जितने सहाफ़ी जिन्होंने सवाल उठाने की जुर्रत की, उनके साथ क्या हुआ? जो सवाल नहीं उठा सकते वो अपने मुंह से रोज़ कहते हैं जनाब हम मजबूर हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो आपके मुंह से तो शऊर वाली बात अच्छी नहीं लगती कि कौम को शऊर दिया जाए और मज़ीद कन्फ्यूज़ ना किया जाए। तो सीधी सीधी बात है कि आप अपने हलफ की पासदारी करें। जब आपको ये निशानदेही की जाती है कि सर आप अपना हलफ क्यों तोड़ रहे हैं, तो आप कहते हैं ये बदतमीज़ी है, ये शऊर के खिलाफ है ये बात। यही तो वो शऊर है जो हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। अब गवर्नेंस के मामले में वो कहते नहीं सियासतदानों ने करना है जो करना है। तो 900 फैसले करके बिल्ली हज को चली। यानी DGISPR कहते हैं कि मुल्क कैसे चलाना है, गवर्नेंस कैसे करनी है, ये फैसले सियासतदान करेंगे। तो 900 फैसले जो आपने किए हैं उनके बाद अब आप हज को चले जाएंगे। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो 900 फैसले करके अब आप गैर सियासी होने जा रहे हैं, सारा मलबा सियासतदानों पर डालने जा रहे हैं। आज मियां नवाज शरीफ को खड़े होना चाहिए, PMLN को खड़े होना चाहिए। मैं सबसे पहले आपका साथ दूंगा। आप आसिम मुनीर को बोलें कि आप सियासी मुदाखलत बंद करें। आप उन्हें शटअप कॉल दें कि अपने चमचों खर्चों के मुंह बंद करवाओ और इन्हें बोलो कि अपनी औकात के अंदर रहें।
और आप अपनी डोमेन में वापस जाए, मियाँ साहब हम सारे आपका साथ देंगे। अगर आप ये कर दें तो, आपसे उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप ये कर दें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर DGISPR ने कोई ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसी गुफ्तगू गैर इरादी तौर पर इंडियन बयानिया को तकवीयत देती है। गैर इरादी तौर पर, यानी वो ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान ने जो कहा वो गैर इरादी तौर पर कहा, वो ऐसा कहना नहीं चाहते थे, उन्हें मार्जिन दिया फजलुर रहमान को, लेकिन ऐसा कोई मार्जिन यही DGISPR कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे। उन्हें कहते हैं जी फितना है, डिजिटल दहशत गर्द है, उन्हें कहते हैं सिद्ध के दिल से माफी मांगे नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत मारेंगे, हम इनको निशाने इबरत बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने जो जमीन आसमान के कलाबे मिला के जुल्म भी बहुत किया, लेकिन फजलुर रहमान के मामले में गुंजाइश रखी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोहदा के ऊपर कभी ऐसे अटैक नहीं किया, उनके बारे में कभी ऐसी बात नहीं की। फजलुर रहमान ने जो बात की वो डिबेटेबल है कि शोहदा की लाशें तो कारगिल में छोड़ के आ गए थे, पाकिस्तानी फौज छोड़ के आ गई थी, इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को वहां अमानतन दफनाया था, और जो फौजी लाशें वापस भी आई थी वो इंडिया ने दी थी, और इंडिया ने रिक्वेस्ट करके दी थी कि भाई आओ और आगे अपनी लाशें ले जाओ। ये बात तो फजलुर रहमान की ठीक है, गलत नहीं है। तो लाशों की तौहीन तो हुई थी शोहदा की, और वो फजलुर रहमान ने नहीं की थी। लेकिन ये वाला ताना आपको PTI ने नहीं दिया, इमरान खान ने नहीं दिया, फजलुर रहमान ने दिया। लेकिन इमरान खान को तुन के रखेंगे, क्योंकि इमरान खान इनके जो बड़े बड़े मफादात हैं उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। फजलुर रहमान जो है वो क्योंकि पता है कि अपना ही आदमी है, अभी जो बोला कोई बात नहीं, फिर इसके साथ बातचीत बन जाएगी। हार्ड स्टेट के बारे में एक बात की DGISPR ने। हार्ड स्टेट के बारे में DGISPR का स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। DGISPR हार्ड स्टेट के बारे में कहते हैं कि हार्ड स्टेट में कानून सबके लिए बराबर होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई मरतबा कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान में हार्ड स्टेट कायम कर रहा हूं, और DGISPR आकर यह बताते हैं कि हार्ड स्टेट का मतलब यह है कि कानून की नजर में छोटा बड़ा सब बराबर होंगे, कोई भी कानून से बालातर नहीं होगा। अब हार्ड स्टेट की ख्वाहिश रखने वाले और हार्ड स्टेट बनाने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कानून से इस्तिस्ना फिर किस चक्कर में ले लिया? भाई एक तरफ आप हार्ड स्टेट की डेफिनेशन ये देते हैं, आप तारीफ करते हैं कि जनाब हार्ड स्टेट का मतलब है कानून सबके लिए बराबर, फिर आप कहते हैं हम हार्ड स्टेट बना रहे हैं, फिर आप खुद कानून से इस्तिस्ना ले लेते हैं कि जनाब कानून सब पे लागू होगा, मेरे पे लागू नहीं होगा। तो ये कौन सी हार्ड स्टेट है? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ना। कहते हैं हार्ड स्टेट ला रहे हैं, इस तरह की स्टेट बन जाएगी, और फिर उसमें से अपने आप को निकाल देते हैं कि जनाब हम कोई जुर्म करें तो हमें कोई ना पूछे, कोई और जुर्म करे तो उसको जवाब देना पड़े। अब इसमें नाज़रीन बलूचिस्तान के हवाले से DGISPR ने कुछ बातें की हैं। बलूचिस्तान में वो कह रहे हैं जी हम किसी एलीट से या किसी सरदार से कोई बात नहीं करेंगे। कुछ एलीट और सरदार ये चाहते हैं कि 1947 से पहले वाला स्टेटस को बरकरार रहे। वो स्टेटस को ये कहते हैं गरीब का बच्चा पढ़े लिखे ना, तरक्की ना करे, डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, फौज में ना जाए, कारोबार ना करे, कुछ ना करे, क्योंकि वो मेरा गुलाम रहे, बंदूक उठा के मेरे लिए चलता रहे। मसला तो ठीक है, लेकिन DGISPR आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। ना आपने इसको ठीक करना है, ना बलूचिस्तान में तालीम का काम आपने करना है, ना बलूचिस्तान में हेल्थ का काम आपने करना है, ना बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप करना है, ना वहां की इकॉनमी आपने बेहतर करनी है, ना वहां की मादनियात में आपका कोई हिस्सा है। वहां की पॉलिसीज वहां के अवामी मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे। आप लाके कठपुतलियां बिठा देते हैं, तो वो कठपुतलियां यही कर रही हैं, कभी आप सरदारों के साथ मिल जाते हैं, कभी आप लाके अपनी कठपुतलियां बिठा देते हैं। डॉक्टर की आपने बात की तो मारंग बलोच पढ़ी लिखी है ना, वो तो सरदार नहीं है, वो तो एलीट नहीं है, उसका तो बाप कत्ल करके फेंक दिया था, मसक शुदा लाश आ गई थी उसके बाप की, तो वो तो इंसानी हकूक की बात करती है, उसको जेल में क्यों डाला हुआ है? इसका कोई जवाब है आपके पास? वो जो बाकी लोग हैं जेलों के अंदर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, जिन्हें जबरी तौर पे लापता किया है, उन लोगों का क्या कसूर है? सहाफियों को वहां जबरी तौर पे लापता कर दिया जाता है, जो आदमी बोले, सवाल उठाए, निशानदेही करे, उसे वहां पे गायब कर दिया जाता है। सरदारों का सिर्फ बहाना है। वो कहते हैं जी सरदार चाह रहे हैं कि हमें स्मगलिंग की इजाजत दी जाए, हम तेल स्मगल करें, हमें परमिट जारी किए जाएं, हम जो है यहाँ पे मंशियात स्मगल करें, हमें परमिट जारी किए जाएं। भाई मंशियात कोई और स्मगलिंग जो है उसके परमिट होते हैं, यानी यहाँ स्मगलिंग के भी परमिट जारी किए जाते हैं? हमें तो पहली दफा सुना DG साहब आपसे। और दूसरी बात यह है कि जितना बॉर्डर है बलूचिस्तान का और अफगानिस्तान का, या खैबर पख्तूनख्वा का और अफगानिस्तान का, वहां पे तो सारी की सारी FC बैठी हुई है, फौज बैठी हुई है। तो जहां जहां पे FC और फौज बैठी हुई है, उन इलाकों में मैंने खुद आपको तस्वीरें और वीडियोस दिखाई हैं, मैं वहां पे खुद गया हूं।
वहां पूरे बॉर्डर के साथ 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 सारी मंशियात उगी हुई है, सारा मंशियात का कारोबार वहां पे हो रहा है। यानी वो इतना करीब हो रहा है कि ऊपर ये सामने मोर्चे में फौज बैठी हुई है, एफसी बैठी हुई है, ये नीचे सारी मंशियात लगी हुई है और दिन रात लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी पिस्तौल की रेंज के अंदर, मैं गन की रेंज भी नहीं कह रहा, छोटे हैंड गन पिस्टल की रेंज के अंदर लोग काम कर रहे हैं, ये वाला सारा, और मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। आपकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है तो आपकी इजाजत से हो रहा है ना जनाब, आप खुद ये काम करवा रहे हैं। और वो लोग जो जराइम पेश है वो तो सारे लश्कर बना के साथ मिले हुए हैं। तो ये इस तरह नहीं आप कर सकते कि जनाब सरदारों पे डाल दें, कभी इस पे डाल दें, कभी उस पे डाल दें। मेरे ख्याल में अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। देखें ना कितने आराम से DGISPR ने एक स्टेटमेंट दिया कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं उस पर मिसगाइड किया जाता है। DGISPR कहते हैं जी बलूचिस्तान में जानबूझकर बदअमनी का तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, तासुर है ये, दहशतगर्दी का तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दी इतनी नहीं है, हालात इतने खराब नहीं है जितना तासुर फैलाया जा रहा है। भैया आप आलमी डाटा उठा लेना, हमारे स्टेटमेंट आप छोड़ दें, बलूचिस्तान के लोगों के स्टेटमेंट आप छोड़ दें, वहां के सरदारों के स्टेटमेंट आप छोड़ दें, आप इंटरनेशनल मीडिया को भी छोड़ दें, आप सिर्फ जो डाटा है उसके ऊपर बात कर दें कि क्या इससे ज्यादा दहशतगर्दी कहीं और हो रही है। वो पूरी ट्रेन पे कब्जा कर लेते हैं, पूरे पूरे शहर को खाली करवा लेते हैं। जब दिल करता है पुलिस की गाड़ियां छीन लेते हैं, जब दिल करता है बैंक खोलते हैं, वहां से पैसा लेकर चले जाते हैं। जब दिल करता है जिस सड़क के ऊपर चाहते हैं वहां पे गाड़ियां रोक के उन्हें आग लगा देते हैं। जब दिल करता है लोगों को अगवा कर लेते हैं, पुलिस वालों को भी अगवा करके ले जाते हैं, लेविस वालों को भी अगवा करके ले जाते हैं और उन्हें कत्ल करके फेंक देते हैं। और सिक्योरिटी पहुंचती भी नहीं उनकी हिफाजत के लिए। तो अगर इन सारी चीजों को प्लस और माइनस करें तो ये तासुर फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही, ये आईना दिखाया जा रहा है कि दहशतगर्दी हो रही है, इसको रोको। इसी तरह 1971 में जब पाकिस्तान टूट रहा था, उस दौर में जो लोग निशानदेही करते थे ना, उनके बारे में उस दौर के भी DGISPR या इस तरह के लोग जो हैं वो ये स्टेटमेंट दिया करते थे। वो इसी तरह से बात करते थे, जनाब ये तो गलतफहमी फैलाई जा रही है, वहां तो हालात सारे ठीक हैं, ये तो तासुर बनाया जा रहा है, वो तो हमारे कंट्रोल में है, हमारे भाई हैं, हम सारे इकट्ठे हैं, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, हम जनाब लड़ेंगे, हम खड़े हैं अपनी जगह के ऊपर, मुकम्मल कंट्रोल है। सुबह पता लगा जी यहां पे तो सरेंडर हो गया। अगर उस वक्त आप उन लोगों की बात सुन लेते जो आपको हकायक बता रहे थे तो आपको 90,000 फौजियों को हथियार ना फेंकने पड़ते और ना पाकिस्तान दो टुकड़े होता। लेकिन उस वक्त भी आपने आंखें बंद रखी और आज भी इसी तरह कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि आंखें बंद हैं, आज भी बंद हैं। फिर एक और चीज कही DGISPR ने, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रियासत से वफादारी का एक तकाजा किया कि जनाब रियासत से वफादार होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल का हवाला भी दिया। आर्टिकल 5 के बारे में कहा कि जी बड़ा क्लियरली वो बताता है कि आपको रियासत के साथ वफादार रहना है। अब रियासत से वफादारी होती क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन है, कोई तारीफ आप बताएंगे? रियासत से वफादारी का फर्ज है क्या? लोग अपना टैक्स जमा करवाएं, लोग टैक्स देते हैं, टैक्स चोरी हो जाता है। वफादारी का तकाजा यह है कि आप वोट डालें, लोग वोट डाल के आते हैं, वोट चोरी हो जाता है, हुकूमत ही किसी और की बना देते हैं। लोग जनाब जुल्म के खिलाफ बात करते हैं। एक अच्छा जो रियासती शहरी है, जो वफादार है अपनी रियासत का, वो जुल्म के खिलाफ बोलेगा, उसे गोली मार देते हैं। जो मारा जाता है उसकी लाश छुपा लेते हैं। अगर किसी इदारे को या किसी शख्स को उसकी गफलत याद दिलाएं या ये बताएं कि जनाब आपने ये हलफ की खिलाफ वर्जी की है, तो उसे अगवा कर लेते हैं। क्या रियासत से वफादारी सिर्फ बूट पॉलिश है और कुछ नहीं है? फिर एक रेड लाइन का भी तस्करा किया DGISPR ने। बहरहाल कुल मिला के ये है कि DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्होंने सोचा हुआ था कि मैंने प्रेस ब्रीफिंग देनी है, उसके अंदर कोई इतनी खास चीज़ नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा लगा कि नए सूबे बनाने की जो प्लानिंग है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दिमाग की पैदावार है और उनको उसमें काफ़ी सारे हमायती मिल गए। तो बिल्कुल नए सूबे बनने चाहिए, मैं इसका हमायती हूँ। नए सूबे बनने चाहिए, इंतज़ामी बुनियाद के ऊपर छोटे यूनिट्स बनने चाहिए और वहाँ पे ज़्यादा सहूलियात भी होनी चाहिए, टैक्सेशन का एक बेहतर निज़ाम होना चाहिए। लेकिन ये काम फील्ड मार्शल के करने का नहीं है। पाकिस्तान में अवामी मुंतखब नुमाइंदों की एक हुकूमत आनी चाहिए और वो सारे नुमाइंदे मिलकर बैठकर इस बात का फैसला करें कि कितने इंतज़ामी यूनिट बनाने हैं, किस किस जगह पे बनाने हैं, किन बुनियादों पे बनाने हैं, और फिर इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए। सब मिलकर ये करें, लेकिन ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे करें। ये काम जो है ये फौज के करने का नहीं है कि वो बंदा बैठ गया। वो तो फौज के साथ तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ना जनाब। आपको भी अगर इसके अंदर कोई इनपुट देनी है तो आप दे दें, बतौर इदारा आप भी मौजूद हैं।
पुलिस से भी इनपुट मांगी जाएगी, फौज से भी मांगी जाएगी, बाकी जो जो इदारे काम करते हैं स्टेट के लिए उन सबसे पूछा जाएगा कि अपनी अपनी इनपुट दे दें, लेकिन फैसला जो है वो अवामी मुंतखब हुकूमत को करना चाहिए। तो मोहसिन नकवी वाला रोला अभी तक पड़ा हुआ है। तो DGISPR की मैंने सारी की सारी जो भी प्रेस ब्रीफिंग थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। और कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है और भारत के अंदर जो मकबूजा कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं उसका भी उन्होंने तस्करा किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त आज़ाद कश्मीर में लाशें गिर रही हैं और लगातार गिर रही हैं, आज क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूं। तो जब लगातार आज़ाद कश्मीर में लाशें गिर रही हैं तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं जनाब कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है? और ये कैसा लाडला बच्चा है जिसको लगातार आप मारते चले जा रहे हैं? 100 के करीब आपने लाशें गिरा दी हैं। वहां पे जो ह्यूमन राइट्स चैप्टर है पूरा, उन्होंने अपना डाटा अपडेट किया है। 84 लाशें उन्होंने गिनकर बता दी कि ये बंदे यहां पे शहीद कर दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। तो आप कह रहे हैं अभी भी वो लाडला बच्चा है। तो कैसा लाडला बच्चा है? यानी पानी पाकिस्तान का वहां से आता है, बिजली का इंतजाम पाकिस्तान का वहां से होता है, हमारे डैम्स उन पानियों से भरते हैं। वो कश्मीर हमारी शारक है, किसी वजह से है टेक्निकली, और आप उन्हें हमेशा ताने देते रहते हैं कि जनाब हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें वो दिया। कभी सोचा है कि उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने आप पे भरोसा किया और आपके साथ शामिल हुए, आपके साथ खड़े हुए, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। जिन्होंने कुर्बानियां दी उन्हें अब मारना शुरू कर दिया। वो कमांडर फारूक की मिसाल मैंने आपको बताई पिछले वीलॉग्स के अंदर। तो नादरीन, आसिम मुनीर की और DGISPR की बातें सुनकर ना एक बात तो मुझे समझ आई, और वो बात यह है कि इनका साबुन स्लो है। आपको याद है इश्तिहार चलता था, बबलू तेरा साबुन स्लो है क्या? वो धोता ही रहता है, धोता ही रहता है। तो इनका ना साबुन स्लो है, आसिम मुनीर साहब का और उनकी टीम का साबुन बहुत स्लो है। यही बातें हम आपको 4 साल पहले बता रहे थे कि ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हम आपको बता रहे थे ये निज़ाम चल ही नहीं सकता। इतनी नफरत के साथ एक दुकान नहीं चल सकती जितनी नफरत से आपने मुल्क चलाने की कोशिश की है। आपको पहले दिन बताया था, आज भी बता रहे हैं। मैं 2.5 से 3 माह पहले ये बात कह चुका था और मैंने आपसे कहा था कि पल्ले बांध ले के आसिम मुनीर और उनकी पूरी टीम नाकाम हो चुकी है और अब वो ढूंढ रहे हैं कि मलबा किस पे डालना है। तो ये मलबा डाल के भागने की कोशिश करेंगे। मियां साहब को मेरी गुजारिश है, खड़े हो जाए इनके खिलाफ। इन्होंने आपको ब्लैकमेल किया, आपको दीवार के साथ लगाया, आपको केसेस से और इमरान खान से डराया। आपको खड़े होना चाहिए इनके खिलाफ। आपको बोलना चाहिए कि तुम लोगों ने ज्यादती की है, सारे फैसले तुम कर रहे थे, हमारे खाते ना डालो ये सारी नाकामी। मियां साहब को खड़े होना चाहिए, जरा खड़े हो जाए। कौम उनका साथ देगी क्योंकि कौम को बहुत सारी चीजें समझ आ गई हैं और वो मियां साहब को लगेगा कि पहली मर्तबा लोग उनका खुलकर साथ दे रहे हैं जब वो हक के साथ खड़े हों, अगर वो होते हैं तो, वरना नहीं। कम से कम ऐसे खड़े हो जैसे इमरान खान खड़ा है। अभी आप ये देखें ना कि इमरान खान ने जो आखिरी डील उन्हें ऑफर की गई कुछ अर्सा पहले, वो भी मुस्तरद कर दी। इमरान खान साहब से कहा क्या गया? इमरान खान साहब को यह मुतालबा है कि जनाब आप यहां से अस्पताल जाएं, अस्पताल से बनीगाला जाएं, आप खामोश रहें और कुछ ज़्यादा शोर ना मचाएं, हमारे साथ ताउन करें और इंतज़ार करें। अगले इंतखाबात में आपने क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको हम बताएंगे। यानी अच्छे बच्चों की तरह हमारे साथ चलें। तो इमरान खान ने डील एक मरतबा फिर मुस्तरद कर दी है और उसके बाद से अब ये बताया जा रहा है कि लगातार इमरान खान साहब की सेहत, ये दावा किया जा रहा है कि गिर रही है। ये 4-5 अलग अलग जर्नलिस्ट कह चुके हैं, मेरे पास डायरेक्ट खबर कोई नहीं है, लेकिन 4-5 अलग अलग जर्नलिस्ट वसूख के साथ ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की सेहत लगातार उनके मुताबिक गिर रही है और उनके ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं। इमरान खान के ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक था। अगर तो ये है और लोग ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है इमरान खान को कुछ ऐसा खिलाया जा रहा है या कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा किया जा रहा है कि उनकी जान खतरे में। तो PTI को और इमरान खान साहब की फैमिली को जितना जोर लगाना है वो जल्दी लगाएं, जितनी कोशिश करनी है वो जल्दी करें। नाजरीन, 75 अरब डॉलर्स लेकर आने थे आसिम मुनीर ने, और आसिम मुनीर के करीबी साथी मोहसिन नकवी ने बताया कि जितने अरसे में आसिम मुनीर ने 75 अरब डॉलर लेकर आने थे, उतने अरसे में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये है इनका टोटल किया कराया जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया। मुजफ्फराबाद में भी नाजरीन लोग बाहर निकल आए क्योंकि अब वहाँ इलेक्शन का मरहला है। लोग निकल आए, लोगों ने बाजार बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी, वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उन्होंने कहा जी हम रावला कोट वाले भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ हैं। शदीद फायरिंग और शेलिंग की जा रही थी। मसाजिद में ऐलान किए जा रहे थे। ऐलान है, मैं आपको वो सुना देता हूँ, आप ये देख लें। लाहौर में जो लोग निकले कश्मीरियों के हुकूक के लिए, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ख़वातीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और अपने मुंह से ये कहते हैं कि जनाब मैं कश्मीर की बेटी हूँ, वो कहता है मैं कश्मीर का बेटा हूँ। तो जो कश्मीर के अंदर उनको गोलियां मार रहे हैं शरपसंद करार दे के, दहशतगर्द करार दे के, जो असल कश्मीरी है वो दहशतगर्द बना दिए। एक यहाँ पंजाब से जाती है मैं कश्मीर की बेटी हूँ, एक वो सिंध से आता है कहता है जी मैं कश्मीर का बेटा हूँ,
और जो असल में कश्मीरी हैं वो सारे दहशतगर्द हैं। ये सुने आप मस्जिद में क्या ऐलान हो रहा है। आप सब आवाम से गुजारिश की जाती है कि एक्शन कमेटी के साथ इजहार यकजहती करते हुए तमाम खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों से गुजारिश है कि सड़कों पर निकले इस वक्त मुजफ्फराबाद, कैला, ब्लैक में शदीद फायरिंग और शेलिंग की जा रही है। इमाम गुलशन कॉलोनी, भेड़िया रोना, माकड़ी ईदगाह से गुजारिश की जाती है कि तमाम लोग मरकजी ईदगाह के पास जमा हो। यहाँ से सड़क बंद की जा रही है। इस वक्त मुजफ्फराबाद में शहादतों की इतला है, कई लोग जख्मी हो चुके हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि गैरत का मुजाहरा करते हुए अपने वतन के लिए, शौकत नवाज मीर की रिहाई के लिए, इस अवाम के हकूक के लिए बाहर निकले। अगर आज आप न निकले तो आपको कल शनाख्त भी न हो। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो ईदगाह के पास जमा हो। शुक्रिया।